हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी विषयों की लगातार कई सारी जानकारी मिल रही है, चाहे वो एमएससी हो, बीएससी हो, बीए हो या फिर बीएड या डीएलएड हो। यहाँ पर सभी विषयों के बारे में आपको लगातार जानकारी मिल रही है। तो अगर हम अभी की बात करें तो आज की क्लास हमारी ज्योग्राफी के लगातार आप बने हुए हैं हमारे प्लेलिस्ट में, जिसमें आपने बीए ज्योग्राफी का बीए फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी का बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, जैसे कि भूकंप हो गया, वलन हो गया, और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी थ्योरी आपने कंप्लीट कर ली है। जिन्होंने नहीं अटेंड किया हुआ क्लास, वो पीछे हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। फिलहाल अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज हम आपको ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाने वाले हैं। अभी तक आपने बहुत सुना होगा कि ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है, ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होती है, और बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा। और आपने ये भी समझा होगा कि ज्वालामुखी की वजह से हमें कौन कौन से फायदे होते हैं। ये सारी चीज़ें आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके संबंध में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज की क्लास में आपको समझ में आने वाली हैं। आपको ये भी आज पता चलेगा कि लावा और मैग्मा में क्या अंतर होता है, क्योंकि आपने बहुत पहले से ये पढ़ा है कि लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, लेकिन इनमें अंतर क्या है। बेसिकली लावा और मैग्मा में बहुत अंतर होता है, जो कि कंफ्यूजन है अगर आपको, तो आज की क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। अभी ज़्यादा लेट ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ज्वालामुखी होता क्या है, ज्वालामुखी उद्गार क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है। जब हमारी पृथ्वी के अंदर से मैग्मा होता है, जो कि अभी सभी लोग जान रहे हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से बहुत ही गर्म है और उसमें कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, साथ ही साथ सिलिका है, मैग्नीशियम है। ये सारी चीज़ें आप तब पढ़ चुके हैं जब हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ाया है। इसी के साथ हम आपको ये चीज़ पता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में, पृथ्वी के परतों में लगातार कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो पृथ्वी की धरातल पर भी परिवर्तन कराती हैं। ऐसी बहुत सारी क्रियाएँ होती रहती हैं जिनकी वजह से हम ऊपरी सतह पर बहुत सारे परिवर्तन देखने को पा रहे हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव पदार्थों की वजह से संवहन धाराएँ चलती हैं पृथ्वी के अंदर, जिनकी वजह से प्लेटों की गतियाँ होती रहती हैं। उसी प्रकार से जो पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, उसकी वजह से जब कंपन उत्पन्न होता है तो भूकंप आता है। लेकिन जो मैग्मा है पृथ्वी के अंदर, जब इसका पृथ्वी की ऊपरी सतह पर दरार के रूप में या एक पाइप नली के रूप में बाहर आता है, तो ये ज्वालामुखी उद्गार होता है, और ज्वालामुखी उद्गार होता है, और यही क्रिया है जो ज्वालामुखी कहलाती है। हम देखते हैं कि पृथ्वी की ये सतह है, यानी कि हमारा क्रस्ट है। जब पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है, ये कभी भी ऐसे चाहे जहाँ से नहीं निकल जाता है। ज्वालामुखी हमेशा एक पाइप के रास्ते निकलता है, तभी इसको ज्वालामुखी का नाम दिया गया है। ये हमेशा एक पाइप के रूप में निकलता है। जब संवहनीय धाराएं चलती हैं पृथ्वी के आंतरिक भागों में, और जो हमारा मैग्मा है वो ऊपर उठने का प्रयास करता है, तो यहाँ पर एक जगह वो इकट्ठा इस प्रकार हो जाता है, और एक पाइप के रूप में यहाँ से मैग्मा बाहर निकल आता है। और जब मैग्मा पृथ्वी के सतह के अंदर होता है तो ये मैग्मा कहलाता है, तब ये मैग्मा कहलाता है। लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी के सतह के ऊपर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है, वैसे ही ये लावा कहलाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लावा और मैग्मा में क्या अंतर होता है। बेसिकली लावा जो है वो कई रूपों में हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। कभी नुकसानदेह भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नुकसानदेह नहीं है, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो दक्कन का पठार है भारत के हिस्से में, वो इन्हीं लावा से बना हुआ है। लेकिन फ़र्क इतना है कि लावा के भी कई प्रकार होते हैं। लावा भी 2 तरह का होता है, जो अभी आपको आगे क्लियर किया जाएगा। ये एक पाइप के रूप में जब ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी का नाम देते हैं। अगर ज्वालामुखी होने की वजह के बारे में बात करें कि ज्वालामुखी होता क्यों है, तो ये तो आप समझ रहे हैं कि मैग्मा लावा जब बाहर निकलता है तो ज्वालामुखी होता है। लेकिन भाई होता क्यों है ज्वालामुखी? होने का भी तो कोई रीज़न होना चाहिए कि क्यों मतलब ऐसे कैसे पृथ्वी कहीं से भी फट जाएगी और कहीं से भी ज्वालामुखी निकल आएगा, ऐसा नहीं होता है।
जब भी ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो उसके दो ही कारण होते हैं। एक होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो प्लेटों का जब आपस में टकराव होता है या फिर उनका एक दूसरे या तो उनका कन्वर्जन होगा या तो उनका डाइवर्जन होगा। इसी वजह से जब ये प्लेट्स, मेनली प्लेट, यही असर है, प्लेटों के अंदर जब हलचल होती है, प्लेटों का टकराव होता है, प्लेटों का आपस से दूर जाना होता है, इन्हीं दो वजह से हमेशा ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। मतलब मेनली यही कारण है, और भी कई सारे कारण होते हैं जो मानव जनित भी हैं, लेकिन मेनली जो काम है, मेनली मतलब जो सबसे प्रमुख जो है वो यही है कि पृथ्वी की जो परतें हैं, क्योंकि परतें भी हम आपको लगातार पढ़ा चुके हैं, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय परतें, महासागरीय, महासागरीय परतें, और केवल सागरीय और सागरीय परतें, ये हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। और हमने आपको ये भी बताया कि कौन सी प्लेट कहाँ पे पाई जाती है। ये सारी बातें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखी होगी वो पीछे क्लास में जाकर के पढ़ सकते हैं। तो जो मेन प्रमुख रीज़न, प्रमुख जो बात है वो यही है कि प्लेटों का जब आपस में टकराव होता है या उनका आपस से दूर जाना होता है, तो ये क्रिया होती है ज्वालामुखी उद्भेदन की। अब बहुत लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि हिमालय के पास यूरेशियन और गोंडवाना लैंड की जो परतें हैं वो जब टकराई तो वहाँ पे क्यों ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ? सबके दिमाग में ये चीज़ें आ सकती हैं, और अगर नहीं आ रही हैं तो आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं ज्योग्राफी। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे महाद्वीपीय और महाद्वीपीय दोनों प्लेटें टकरा रही हैं। जब ऐसा होता है कि कोई महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट है, वो जब टकराती है, या फिर कोई भारी तत्व वाली कोई परत है, कोई प्लेट है, वो टकराती है, तभी ये ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आइए बात करते हैं कि ये लावा जो है वो कितने टाइप का होता है। मेनली ये दो तरह का होता है। पहला तो है एसिडिक, पहला है एसिडिक। इसके बारे में अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन सी खूबियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, तो इसमें पहले तो 60% सिलिका पाया जाता है। सबसे पहले तो इसके जो प्रमुख रीजन में यह है कि इसमें 60% से ज़्यादा सिलिका की मात्रा पाई जाती है, और ये चिपचिपा होता है। हमेशा हर जगह पे जो मैग्मा है वो एक पानी की तरह तरल नहीं है, ये अपने आप एक बहुत गाढ़ा भी है कहीं कहीं जगह पर, क्योंकि यहाँ पे सिलिका पाया जा रहा है, और कहीं पे गाढ़ा है, कहीं पे एकदम पानी की तरह है, कहीं पे आग की तरह है। तो ये लावा जो पृथ्वी के अंदर है वो भी कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप का है। लेकिन जो एसिडिक लावा है वो चिपचिपा होता है। इसका जो कलर है वो बहुत गाढ़ा नहीं होता है, बहुत हल्की कलर का ये होता है, जैसे बहुत डार्क नहीं है, बहुत हल्का कलर है ये। साथ ही साथ इसकी डेंसिटी भी बहुत लो है। डेंसिटी लो इसलिए है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसकी डेंसिटी लो है। साथ ही साथ ये जो है एसिडिक, जब ये हमारे क्रस्ट पर आता है, हमारे भूपर्पटी पर आता है, तो ये बहुत ही जल्दी सॉलिड बन जाता है। ऐसा नहीं है कि ये तरल बना रहेगा या फिर गाढ़े लावा के रूप में रहेगा, ऐसा नहीं है। ये जैसे ही पृथ्वी के ऊपर प्लेट पर आता है, हमारी धरातल पर आता है, ये बहुत ही जल्दी, मतलब फास्टेस्ट जिसको कहते हैं, बहुत ही तेजी से ये सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। इसके साथ ही ये जो इसमें जो मैग्मा निकलता है, हम देख रहे हैं कि ये ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गार मान लीजिए हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो एसिडिक लावा है, ये हमेशा पृथ्वी की, ये ज्वालामुखी की जो मेन केंद्र है, जो मेन केंद्र है वहां से ये निकलता है एसिडिक लावा। इधर उधर किनारे से नहीं, बल्कि जो मेन पाइप होती है उसकी मुख्य बिंदु से ये निकलता है एसिडिक लावा जो है। और साथ ही साथ ये क्योंकि बहुत ही गाढ़ा है, अपने में बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, और ये इतना गाढ़ा है कि ये बहुत ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल ही नहीं कर सकता, ये यहीं पर जम जाएगा। मतलब ज़्यादा दूरी ये जा ही नहीं सकता है, इतना ज़्यादा ये जैसे निकलेगा ये, इतनी दूरी वो, कम दूरी ही ट्रेवल करेगा, तब तक वो ठंडा हो जाएगा और उतने ही देर में ये एक ठोस रूप ले लेगा। साथ ही साथ में इसमें पायरोप्लास्टिक भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पायरोप्लास्टिक यानी कि हमारे पृथ्वी के अंदर भी चट्टानें हैं, रॉक चट्टानें हैं, जो बहुत ही छोटी सूक्ष्म मात्रा में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बिखर जाती हैं। मतलब इतने छोटे, कह सकते हैं आप, दानों के रूप में हमारी रॉक होते हैं पृथ्वी के अंदर, वो यहाँ पे मतलब पतले पतले रूपों में इसमें पाई जाती हैं। चट्टानें हमारी बहुत ही छोटी मात्रा में पाई जाती हैं चट्टानें।
एकदम पतली पतली, एकदम छोटी मात्रा में हमारी चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। और साथ ही साथ ये इतना ज़्यादा बहुत ही विस्फोटक होता है। अब ये विस्फोटक क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी लावा यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे हो रही है, तो पहले तो ये गाढ़ा है बहुत ज़्यादा, तो गाढ़ा नहीं है तो ये तुरंत तो निकलेगा नहीं बाहर। यहाँ पृथ्वी के धरातल पर के नीचे, धरातल के नीचे जो हमारा दुर्बलता मंडल है, वहाँ पर ये रुक रहा है, वहाँ पे ये रुक रहा है, इकट्ठा हो रहा है। और इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा तो हो रहा है, रुक जा रहा है। फिर नीचे से हमारी लावा और तेजी से आ रहा है, लावा हमारी और तेजी से आ रहा है, और इकट्ठा होते 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 जब जो ऊपरी परत के पास वाला जो लावा है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये फट जाता है बहुत तेज़ी से, और इसलिए बहुत ही विस्फोटक माना जाता है। इस लावा को हम फेल्सिक के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि उसमें सिलिकॉन के साथ साथ आयरन भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस लावा को हम फेल्सिक के नाम से भी कहते हैं। फेल्सिक का नाम भी इसको दिया गया है। साथ ही साथ ये जल्दी नहीं पिघलता है, ये बहुत गाढ़ा होता है, और गाढ़ा है इसलिए ये बहुत जल्दी पिघल नहीं सकता है। ये हुआ कि मतलब धरातल पर गया और तुरंत पिघल गया पानी की तरह, ऐसा नहीं है। ये धरातल पर जाता है और ठंडा होता है और ठोस बन जाता है, ये पिघलता नहीं है बहुत जल्दी। साथ ही साथ इसके जो ज्वालामुखी उद्गार की हम बात करें, इसके ज्वालामुखी उद्गार की बात करें, इसका जो शेप होता है, मान लीजिए ये ज्वालामुखी का, ये हमारी क्रस्ट है, यहाँ से ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है, और जब ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है तो ये कोन के रूप में रहता है ऊपर। इतना ज़्यादा इसका विस्फोट जब होता है तो ये कोन का रूप ले लेता है, क्योंकि इसके जो गैस हैं, बहुत सारे गैस निकलते हैं, वो फैलते नहीं है इधर उधर, बल्कि ये गोलाई में एक कोन के रूप में ये धरातल के ऊपर फैल जाते हैं। इनकी गैस, इसके छोटे छोटे रॉक्स, इसके लावा, ये सारे एक कोन के रूप में फैल जाते हैं। और ये चीज़ें, मतलब ये एसिडिक लावा कौन से ज्वालामुखी से निकलेगा? जब भी कन्वर्जन करेंगी प्लेटें आसपास, यानी कि जब भी प्लेटें एक दूसरे से नज़दीक आएंगी, कन्वर्जन यानी कि एक दूसरे से नज़दीक जब दो प्लेटें आएंगी, तब ये ज्वालामुखी उद्गार होता है और तब यहाँ पे एसिडिक लावा निकलता है। अब आइए हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा प्रकार का लावा है, बेसिक लावा, उसके बारे में बात करते हैं। ये ठीक उसका अपोजिट है। जैसे कि एसिडिक लावा में हम देख रहे थे कि सिलिकॉन बहुत ज़्यादा पाया जा रहा था, 60% पाया जा रहा था, लेकिन इसमें ये सिर्फ 40% से कम पाया जाता है। इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। जो हमारा बेसिक लावा है उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। साथ इसलिए आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तो इसको हम मेफिक लावा कहते हैं। मेफिक लावा कहते हैं। इसके पहले वाले को हम क्या बोलते हैं? इसके पहले वाले को हम बोलते हैं फेल्सिक लावा, और इसको हम कहते हैं मेफिक लावा। ये बहुत ही हॉटेस्ट लावा है, मतलब बहुत ही गर्म है। इसके पहले वाला बहुत जल्दी ठंडा होने वाला था, बहुत जल्दी ठंडा होता था, लेकिन ये बहुत हॉट, मतलब इतना गर्म, बहुत गर्म प्रकार का ये लावा होता है। साथ ही साथ ये फ्लड के रूप में फैलता है। जब भी कहीं पे भी ज्वालामुखी उद्गार होगा, जब भी कोई स्थान में ज्वालामुखी उद्गार होगा तो ये फ्लड के रूप में फैलता है। ये वाला टाइप का जो लावा है वो फ्लड के रूप में फैलता है। कौन सा लावा? बेसिक लावा है, वो फ्लड के रूप में फैलेगा, अक्सर फ्लड के रूप में फैलेगा। और फ्लड के रूप में फैलने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाता है, बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाता है। और इसके एग्जाम्पल में हम देखें अगर, तो हमारा जो भारत का दक्कन का पठार है वो इसी प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार की वजह से बना है, वो जो क्षेत्र है। और जो ये बेसिक लावा है, इस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो प्लेटू या फिर किसी भी प्लेन का निर्माण होता है। और ये जब दो प्लेटें आपस में डाइवर्जन करती हैं, यानी कि दूसरे से दूर जाती हैं, उनमें दरारें उत्पन्न होती हैं, तभी इस प्रकार की ज्वालामुखी उत्पन्न होती है और ये बेसिक टाइप का लावा निकलता है। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो मिड ओशन रेंज जो भी होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की ज्वालामुखी उद्भेदन होता है और ऐसे बेसिक लावा निकलती हैं। ये तो थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आपको लावा के टाइप्स के बारे में बताया। आने वाली क्लास में आप देखेंगे कि हम आपको ज्वालामुखी के टाइप्स और ज्वालामुखी कौन से क्षेत्र में कहाँ पर कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, ये सारी बातें हम कवर करेंगे।
तब तक के लिए आप पिछली क्लासेस के साथ-साथ आज की भी क्लास अच्छे से कवर कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपको नोट्स वगैरह की बात अगर है, तो आप सविंदर सिंह की बुक से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे से नोट्स समझ में आ जाएगा लिखने के लिए। पेपर में आप लिखने के लिए बहुत आसानी से मैटर पा जाएँगे, कहीं से भी, गूगल पे भी, हर जगह पा जाएँगे। लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद क्या है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ज्योग्राफ़ी में कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा, तो आपको लिखने में बड़े मज़े आने वाले हैं। आपको अगर एक-एक लाइन का मतलब पता है, तो आप उस लाइन को 4-5 लाइन में आराम से लिख सकते हैं। तो आप किसी भी चीज़ का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ज्वालामुखी के टाइप्स को लेकर के हम आएँगे और आपको बहुत सारी बातें बताएँगे। तब तक के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ चैनल के साथ।